ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समकालीन चिंताएं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की आज वर्तमान में क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला है हमारा भू राजनीतिक तनाव। इसका मतलब होता है कि जो बड़े देश हैं उनका जो आपसी लड़ाई झगड़ा चल रहा है ज़मीनी स्तर पर, उसको लेके भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, बिगड़े रहते हैं। हर देश एक दूसरे पे आरोप लगा रहता है कि यार वो दो लोग लड़ रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, आप कुछ नहीं बोल रहे। तो ये जिसकी वजह से तनाव बना रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाल के वर्षों में अमेरिकी, चीन, रूस, यूक्रेन, भारत, चीन जैसे कई क्षेत्रों में संघर्ष और शक्ति संतुलन को लेकर तनाव बढ़ रहा है। यानी कि वैचारिक हो गया या फिर इनके जो कार्य हैं, नीतियां हैं, जैसे चीन डैम बना देता है जिसकी वजह से अर्थ का स्पीड भी थोड़ा स्लो हो जाता है, इन्वायरमेंट को थोड़ा हानि भी पहुंचती है। ठीक है, फिर भी चीन नहीं मानता है इसके चक्कर में, जिससे वैश्विक तनाव बनता है। रूस और यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सुरक्षा ढांचे को चुनौती दी और शीत युद्ध के बाद पहली बार एक बड़े पैमाने पर सैन्य संघर्ष को जन्म दिया, जो कि आज भी देखा जाता है कि किस तरीके से मिसाइलें, बम, इन सब का यूज़ हो रहा है और बहुत सारे जानों जा रही है। कितना लंबा खींच रहा है ये रूस यूक्रेन की वॉर, देखने लायक है, जिस पर कोई भी बड़े स्तर के जो देश है रोक नहीं पा रहे हैं। जो भी एक सवाल बनाते हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर एक तनाव का विषय बना हुआ है। चीन की दक्षिण सागर में विस्तारवादी नीति, यानी कि जैसे ये महासागर की तरफ जा रहा है, जैसे डैम की बात करी, जिसकी वजह से क्या है, यानी जो चीन है ना अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से राजनीति में, यानी कि ज़मीनी राजनीति में तनाव बढ़ता जा रहा है कि चाइना जो है अपनी नीतियों के कारण और अपनी तीव्र विकास के कारण कब्जा करता जा रहा है, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वही है चीन, भारत चीन सीमा विवाद, गलवान घाटी का हुआ, LAC पे तनाव हुआ। ठीक है, अमेरिकी चीन प्रतिबंध ये जो लगा दिया गया, अमेरिका और चाइना का जो वॉर है, जिस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, जैसे कि टैरिफ लगा दिया, ट्रेड बैन कर दिया, तकनीकी प्रतिबंध कर दिया, और अमेरिका ने अपनी कंपनियों का चीन से विस्थापन करने की तक की बात कर दी कि हट जाओ यहाँ से, जिससे क्या हुआ है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। और दूसरा तो आपको पता ही है, आतंकवाद, कट्टरपंथ, ये तो है ही। इनको समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, बस एक ही चीज़ को सही मान लेते हैं और मानव हिंसा पे उतर आते हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पे भी सब पे खतरा बना हुआ है। मान लो हमारे देश का कोई नागरिक किसी देश में जा रहा है जहाँ पे आतंकवाद या कट्टरपंथ के नाम से मार दिया जाए, कोई हिंसा हो जाए, तो वैश्विक स्तर पे सारे लोगों पे सवाल उठ जाएगा, तनाव की स्थिति बन जाएगी, ये क्या हो रहा है ना। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद आज भी एक गंभीर चिंता है। अल-कायदा, ISI जैसे आतंकवादी संगठनों के अतिरिक्त घरेलू आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता से भी बढ़ रही है। अफगानिस्तान में वापस ये तालिबान से भी लोग सवाल प्रश्नचिन्ह लगाते रहते हैं कि ये क्या ऐसा हो रहा है, ये तो पूरे प्रशासन में आ गए, जिसकी वजह से इन पर रोक लगाने की बात आज भी होती रहती है बड़े स्तर पर। ठीक है, अगला है, मतलब टॉपिक आपको समझ आना चाहिए, मेन ये चल रहा है आज इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सामने क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। एक ज़मीनी स्तर की लड़ाई, एक आतंकवाद, तो आपको पता ही है। तीसरा पर्यावरण, कि लोग अपना इस तरीके से तेज़ विकास करने में लग चुके हैं, लेकिन ये अपना आसपास का पर्यावरण के बारे में सोच ही नहीं रहे, जिससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक है पेरिस जलवायु समझौता, जिसमें प्रयास किए गए कि भाई शांति बनी रहे, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, लेकिन अमीर और गरीब देशों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा विवाद का विषय बन चुका है। अब अमीर लोगों ने, मान लो, अब गरीब देश कहते हैं कि अमीर लोगों ने अपने विकास के चक्कर में क्या करा, देश को, मतलब पूरे अर्थ को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है इसको ठीक करने की। ठीक है, अब विकासशील देश कहते हैं कि भाई हम पे क्यों ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिबंध लगा रहे हो, ये बड़े देश अपने विकास करके नुकसान करके, अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप हम पे प्रतिबंध लगा दे रहे हो, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। तो ये कहते हैं कि भाई अमीर बड़े देशों को बोलो कि वो अपनी ज़िम्मेदारी समझें और ये जो भी कूड़ा करकट जिन्होंने ये भी हमारे अर्थ को ख़राब किया है, इसको ठीक करें। ठीक है, हम इसका सहयोग करेंगे, हमें विकास करने के लिए अच्छी एडवांस तकनीक दी जाए, हमें प्रशिक्षण दिया जाए, हमें सहायता दी जाए, सिर्फ नियमों को बना के ना रोका जाए। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका और विश्व व्यवस्था का संकट। अब यही है, UN, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े बड़े संगठन तो बना रखे हैं लेकिन इनकी सुनता कोई नहीं है, क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों की प्रतिनिधित्व बहुत सीमित हो गई है। ये सिर्फ शक्तिशाली जो देश हैं उन्हीं का कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे रूस यूक्रेन फाइट हो रही है तो ये इतना युद्ध इतना लंबा खिंचता जा रहा है, इसको क्यों खींचा जा रहा है? इसको रोका नहीं जा सकता क्या? UN के पास सभी देश अपनी आर्मी भेजती है, लोग हैं, संसाधन हैं, क्यों नहीं इसको रोका जा रहा है? रोका जाए। ठीक है। ये इनके होते हुए भी इतने जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? इनका भी तो रोल होना चाहिए ना। इनके होते हुए भी लोग बाग लड़ रहे हैं, देश लड़ जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इनकी इम्पोर्टेंस का? तो इसलिए इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। वैश्विक आर्थिक असमानता और विकास का असंतुलन। वैश्वीकरण ने कुछ देशों और वर्गों को बहुत लाभ दिया, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ को इसका बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन बहुत से विकासशील देश और गरीब देश अब भी इसके संघर्ष में हैं, क्योंकि जो देश ज़्यादा आर्थिक स्तर पे कमज़ोर हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो वो गुलाम बन गए एक तरह से। कोविड-19 महामारी ने इस असमानता को और गहरा कर दिया। देख नहीं रहे थे, बहुत कर्ज में डूब चुके हैं। अब जो दूसरे देश इनको कंट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान देख लो, उस पर है ही क्या, वो कठपुतली बना हुआ है चाइना की। IMF और विश्व वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर अमीर देशों के नियंत्रण को लेकर आलोचना होती रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो IMF है हमेशा फंड्स जो है, पैसा जो है, हमेशा उन्हीं देशों को देगा जहाँ पे या फिर शक्तिशाली जो देश है जिसकी वो पहली प्रेफरेंस है, उसी की तरफ मुहैया करा देंगे पैसा। जिसको ज़रूरत है उसे नहीं देंगे। पाकिस्तान जैसे आदमी को पैसा दे दिया IMF ने, जिस पे ऑलरेडी इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, और IMF को भी पता है कि पैसे का क्या करेगा, और ना चुकाएगा और पूरा खा जाएगा, उसको गलत कामों में यूज़ करेगा। बल्कि इसको छोटे कमज़ोर देशों में देना चाहिए जिसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है। दक्षिण अफ्रीका में दे देना चाहिए। ठीक है, अच्छे कमज़ोर देशों को जो आगे बढ़ें, जिनका योगदान रहे। ठीक है, जिसकी वजह से इन पे भी सवाल है कि भाई ये कर क्यों रहे, इसको हटाओ। अब आता है शरणार्थी, यानी कि जो रिफ्यूजीज होते हैं, मतलब नागरिक हो गए, एक जगह से दूसरी जगह से स्थापित होते हैं। जैसे सीरिया, अफगानिस्तान, अफ्रीका आदि क्षेत्रों में संघर्ष और गरीबी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। ठीक है, कोई युद्ध की वजह से गया, कोई गरीबी की वजह से गया। ठीक है, यह संकट यूरोप, अमेरिका, पड़ोसी देशों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर असर डाल रहा है। तो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ के आम नागरिकों को आपस में लड़ाई तनाव उत्पन्न हो जाता है। प्रवासी मजदूरों की स्थिति भी कई देशों में असुरक्षित है। अब मान लो देश का नागरिक है, वो 1000 रुपये में काम करने तैयार है, बाहर का आदमी आ रहा है वो 500 में तैयार है, तो देश के जो नागरिक है उसके लिए तो नुकसान हो रहा है ना, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक तो इनडायरेक्ट गलत तरीके से आ रहे हैं, जो भी है परिस्थिति, मजबूरी जैसा भी है, वहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अपने नागरिक को संभालने की, लेकिन उसका आज या ना दूसरे देश के लोग क्यों करें, सवाल ये उठ जाता है। इसकी वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ओके, साइबर सुरक्षा सूचना युद्ध, यानी कि आज टेक्नोलॉजी की वॉर। अब युद्ध केवल सीमा पर नहीं बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी लड़े जा रहे हैं। हैकिंग, डेटा चोरी, फेक न्यूज़, चुनावों में हस्तक्षेप जैसी घटनाएं बढ़ रही है। क्योंकि आज खुद देखा होगा, आजकल फेक इमेजेस दिखा देते हैं कि इस नेता ने उसके साथ बैठ गया, उसके साथ बैठ गया। इससे क्या होता है, गलत एक छवि समाज में उन लोगों की बन जाती है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे जनता को बहुत ही कम समय में भड़काया जा सकता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा जनहानि हो सकती है। ठीक है, जो कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश साइबर सुरक्षा को अब रणनीतिक प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी कि अब इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भड़काऊ भाषण, गलत ईमेल, गलत जानकारी, गलत सूचना इत्यादि जैसी चीज़ों से जनता या आम नागरिक को भड़काने की कोशिश ना करें। अगर कोई करता है तो उसको तुरंत पकड़ा जा सके। अब आता है स्वास्थ्य और वैश्विक महामारी। कोविड-19 महामारी ने साबित किया कि वैश्विक स्वास्थ्य एक साझा चिंता है, यानी कि एक ऐसा अगर कोई वायरस आ गया तो सबको उस पर मिलजुल के विचार करना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठे
कि जब ये बीमारी आए तो ये संस्था क्या कर रही थी, क्या इस पर प्रशिक्षण नहीं हो रहा था, जांच में जब ये अन्य देश की ऐसी एक्टिविटी कर रही हैं तो ये संस्था क्या कर रही थी। भविष्य में स्वास्थ्य संगठनों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर को मजबूत करना आवश्यक हो गया कि बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से बनाओ। कोई भी देश, किसी भी देश के हॉस्पिटल में किसी तरह के प्रशिक्षण हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, उसकी पूर्ण जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। अब है मानवाधिकारी चिंताएं। अब ये रोहिंग्या संकट जैसी मानवीय त्रासदी है, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक की सुरक्षा, शरणार्थियों का बढ़ता संकट। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये रोहिंग्या कौन होते हैं, तो ये रोहिंग्या के थोड़े बारे में लिखा हुआ है। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। इनकी भाषा और संस्कृति बंगाली मुसलमानों से मिलती जुलती है। म्यांमार सरकार इन्हें अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मानती है और ये 1982 में नागरिकता कानून के तहत इन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। तो आज भी देखो बोला जाता है कि रोहिंग्या हैं, ये इधर के उधर के लोग हैं, लोग समझ नहीं पाते क्या मीनिंग है इसका। ऐसा अर्थ है कि रोहिंग्या है कौन, ठीक है। तो इसलिए इसको आप कह सकते हो कि 1982 के तहत इनको नागरिकता से वंचित करा हुआ है कि इसको हम नागरिक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कहीं ना कहीं शायद मौजूद हैं या नहीं है, ये हमें नहीं पता। इसका ये है कि नहीं, ये प्रशासन जाने, लेकिन कोई है तो उन लोगों को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति है या नहीं है, इसका अधिकार आपको नहीं है, ये सिर्फ प्रशासन का अधिकार है, वही करेगा कि कौन है कौन नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको इसको एग्ज़ाम में लिखना, ओके। इसको मैं मिटा भी देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है ये आप लोगों के लिए। लो जी, अब ठीक है। अब अगला है परमाणु प्रसार की समस्या, यानी कि जो एटॉमिक बम इतनी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं वो भी तो एक प्रॉब्लम है। मान लो खतरनाक हथियार बनाए जाओ रखते जाओ। कोई मान लो कोई घर में व्यक्ति, जैसे घर में होता है ना सिलेंडर भी रखते, तो लोगों को डर लगता है कि भाई इसको बंद करके रखो, कुछ गड़बड़ होगी तो फिल्म हो जाएगी अपनी। तो उसी तरीके से परमाणु बम देखो बने आ रहे थे, ज़्यादा मात्रा में बनाया जा रहा, खतरनाक चीज़ें हैं, ठीक है। अगर उसका मेंटेनेंस ठीक रखा से रखा नहीं गया तो कितना खतरनाक हो सकता है। तो वही चीज़ इसके अंदर बताई गई है। ऐसे देश या संगठन के परमाणु हथियार या तकनीक का फैलाव होना जिनके पास ये पहले से नहीं थे लेकिन अब बना लिए। परमाणु शक्ति बनने की कोशिश करने वाले देश जैसे ईरान, उत्तर कोरिया पर अन्य देश प्रतिबंध और सैन्य दबाव डालते हैं क्योंकि इनके एजेंडे सही नहीं हैं। उत्तर कोरिया का तो है ही नहीं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है। ये कभी भी फोड़ देगा, बहुत खतरनाक आदमी है। यदि अधिक देश परमाणु शक्ति बन जाते हैं तो विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। अगर परमाणु तकनीक या सामग्री गलत आदमी जैसे आतंकवादियों के हाथ लग जाए तो पूरी दुनिया मानवता के लिए खतरा हो सकता है ना, बहुत खतरनाक हो जाएगा फिर तो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी कि आज के टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। एक ज़मीनी लड़ाई, आतंकवाद, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर सवाल, ये व्यापार संगठन, शरणार्थियों की समस्या, साइबर क्राइम, स्वास्थ्य हो गया और मानवाधिकार और एक एटॉमिक बम वाली घटनाएं, ठीक है। ये सब इसके लिए बड़ा खतरा है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है।